नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा छठी में आज हम बात करेंगे नागरिक शास्त्र की। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास, और उसी में बच्चों जैसा कि आप जानते हैं पीछे नागरिक शास्त्र भी दिया हुआ है। तो आज हम नागरिक शास्त्र पढ़ने वाले हैं, यानी सिविक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें बच्चों आज हम देखने वाले हैं जिला प्रशासन भाग 2 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, आज हम पार्ट 2 यानी जिला प्रशासन भाग 2 विस्तार से देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा आपको हम रिवीजन कराएं। पुनरावलोकन भाग 1। बच्चों, भाग 1 में हमने क्या सीखा था, क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हुए पार्ट 2 पर आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट 1 पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। और बच्चों, आपको पूरा पार्ट 1 अच्छी तरह से पढ़ लेना है, जिससे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला करके इस पार्ट को पूरी तरह से आप समझ लेंगे। थोड़ा सा पार्ट 2 शुरू करने के पहले पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो जरा प्रीव्यू देख लीजिए कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था जिला अधिकारी यानी द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में हमने जानकारी विस्तार से प्राप्त की थी। इस बच्चे हमने जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है, और हमने देखा कि महाराष्ट्र में अनेक जिलों की हमने बात की थी। तो जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है, इस बच्चों पार्ट 1 में हमने विस्तार से सीखा हुआ है। उसकी नियुक्ति राज्य शासन करता है, ये भी हमने पार्ट 1 में सीख लिया है। इसके साथ ही बच्चों पार्ट 1 में हमने और क्या सीखा, तहसीलदार के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जिसकी प्रत्येक जिले में कई तहसीलें होती हैं। इस बच्चों हमने सोलापुर की बात की थी तहसीलों के, और प्रत्येक तहसील के लिए एक तहसीलदार होता है। इसको बच्चों हमने विस्तार से पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है। तहसीलदार तहसील दंडाधिकारी के नाते विवादों का निपटारा भी करता है। पार्ट 1 में इसे हमने सीख लिया है विस्तार से, बच्चों आप वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पार्ट 1 में हमने और क्या पढ़ा है, थोड़ा सा और रिवीजन करेंगे। तो जिस बच्चों हम देख रहे हैं पुनरावलोकन भाग 1 से, और बच्चों पार्ट 1 में हमने सीखा था जिला पुलिस प्रमुख के बारे में, द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बारे में। यस, महाराष्ट्र के जिलों की बात करें तो महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक होता है, इसकी बात हमने विस्तार से की थी। वह जिले का मुख्य पुलिस अधिकारी होता है। बच्चों पार्ट 1 में हमने सीख लिया है। और बच्चों, इसके साथ ही पार्ट 1 में हमने सीखा जिला न्यायालय की बात की थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की विस्तार से बात की है। यस बच्चों, जिलों महाराष्ट्र के जिलों की हम बात करें जिसमें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत झगड़ों का निपटारा करना, विवादों पर न्याय करना और विवादों का तुरंत निराकरण करना जैसे कार्य जिला स्तर के न्यायालय को करने पड़ते हैं। इसको बच्चों हमने विस्तार से पार्ट 1 में सीख लिया है। जिस बच्चों पार्ट 1 में हमने और क्या सीखा है, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, हमने सीखा है भारत के संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका की निर्मित की है, ये पार्ट 1 में हमने विस्तार से देखा है। तथा हमने देखा कि न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर भारत का सर्वोच्च यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। इसकी चर्चा विस्तार से हमने पार्ट 1 में कर ली है। यस बच्चों, तो देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय जो कि नई दिल्ली में है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जिन विद्यार्थियों ने पार्ट 1 अच्छे से नहीं पढ़ा है, यानी पार्ट 2 को पढ़ने के पहले अच्छी तरह से आप पार्ट 1 पढ़ लीजिए, फिर इस पार्ट को पूरी तरह से आप समझ लेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम जो सीखने वाले हैं बच्चों, हमने चर्चा की थी कि पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं विस्तार से आपदा प्रबंधन की बात करेंगे, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात करेंगे विस्तार से पार्ट 2 में। तो बच्चों, हम सीखेंगे, जानेंगे कि हमें विविध आपदाओं का सामना करना पड़ता है। जिस बच्चों कौन कौन सी आपदाएं हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस किस तरह की आपदाएं आती हैं। तो बच्चों आप देखिए, कभी बाढ़ के दिनों में जब बहुत अधिक बारिश हो जाती है बच्चों,
तो चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से बताते हैं। जब बहुत बाढ़ आ जाती है तो आपने देखा होगा कि बच्चों लोगों के घर द्वार डूबने लगते हैं, मवेशी डूबने लगते हैं। ऐसे में लोगों की फसलों का भारी नुकसान हो जाता है और बच्चों जान माल का बहुत खतरा होता है। बाढ़ आने पर देख सकते हैं ऐसी स्थिति में लोग बहुत ही समस्या हो जाती है। तो बच्चों इस तरह की परेशानी तो बच्चों प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, जो कि बाढ़ आ जाया करती है। जब बहुत अधिक बारिश होती है, जल जमाव होता है, बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। इसके अलावा बच्चों हम अगर बात करें आग की, इस बच्चों किसी क्षेत्र विशेष में कहीं पर आग लग जाती है, तो उसके कारण भी आग लगने के तमाम कारण हो सकते हैं बच्चों। किन्हीं कंपनियों में आग लग सकता है, अगर खेत खलिहान की बात करें वहाँ भी कभी कभी किसी कारण बस आग लग जाया करती है। तो अगर आग लग जाती है बच्चों, ऐसे में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है और बहुत बड़ी बर्बादी होती है। इसके अलावा बच्चों भूकंप की अगर बात करें बच्चों, ये नैसर्गिक आपदा की बात करें, प्राकृतिक आपदा की बात करें बच्चों, अचानक कहीं किसी क्षेत्र विशेष में भूकंप आ जाता है, यानी अर्थक्वेक जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो भूकंप आने पर भयंकर तबाही होती है। आप देखिए बच्चों ऐसे में किस तरह से घर द्वार पूरी तरह से उजड़ जाते हैं। आप देखिए किस तरह से घर द्वार घर गिर पड़ते हैं, लोगों की जान माल का नुकसान होता है भूकंप आने पर। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने सुना भी होगा चक्रवात। जिस बच्चों साइक्लोन आपने सुना होगा, जब चक्रवात आता है यानी तेजी से जब आंधी तूफान आता है और ऐसे में बच्चों बारिश की स्थिति होती है, आंधी तूफान यानी उसमें बारिश भी हो जाती है, तो लोगों का कितना बड़ा नुकसान होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेड़ तो गिरते ही हैं, घर भी देखिए किस तरह से तबाह होते हैं। इसके अलावा मवेशियों की बात करें, जानवरों की बात करें, उनका वो नुकसान होता है, फसलों का नुकसान होता है, तो लोगों का जान माल भारी नुकसान होता है। इस बच्चों इस तरह के अगर साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं, तो भयंकर तबाही हो जाती है। तो बच्चों ये सब क्या है? ये सब विपत्तियां हैं, आपदाएं हैं। और बच्चों इन्हीं आपदाओं की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं आपदाओं की बात कर रहे हैं। तो बाढ़ हो या आग की बात करें, चक्रवात की बात करें, या बच्चों बादलों के फटने की बात करें, आगे हम इसको भी लेंगे। ओलावृष्टि, जिस बच्चों कहीं पर ओला गिरते हैं, जिस ओला पड़ता है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं भूस्खलन हो जाता है, तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की बात करें। इसके साथ साथ बच्चों ये तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, कहीं चक्रवात आ गया, बादल फट गए, कहीं ओलावृष्टि हो गई, कहीं भूकंप आ गया, तो ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, नैसर्गिक आपदाएं हैं। लेकिन बच्चों कुछ ऐसी भी आपदाएं होती है जो कि कृत्रिम होती है। ये बच्चों इसके उदाहरण है, जैसे दंगे फसाद कहीं हो गए, ये बच्चों ऐसी स्थिति बनती है, या कहीं बांध का टूटना, कहीं बांध टूट जाता है, या कभी बम विस्फोट कहीं हो जाता है, या कोई संक्रामक बीमारी आ जाती है, ये संक्रामक रोग, इस तरह की आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाज में जो तरह तरह की आपदाओं की बात कर रहे हैं, उन आपदाओं का प्रबंधन किस तरह से किया जाए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आज हम विस्तार से पूरा सीखने वाले हैं। तो ये बच्चों हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन की, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों बादलों की फटने की अगर बात करें तो स्क्रीन पर बच्चों आप देख सकते हैं इस तरह की नैसर्गिक स्थितियां कभी कभी आती है। जब बादल फटते हैं तो भी भारी नुकसान होता है, और खास करके बच्चों पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, बच्चों आपने न्यूज सुना होगा तो इस कुछ समय पहले ही जिस बच्चों पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह के बादल फटे थे, जिससे भारी नुकसान हो जाता है। तो बादलों का फटना, इस तरह की स्थितियां कभी कभी पैदा होती हैं। जिस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं आपदा प्रबंधन की बात कर रहे हैं, और ऐसी आपदाओं से बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन होता है, यानी बड़े पैमाने पर बच्चों क्या करते हैं, लोग जिस घर द्वार छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने जान माल का भी देखना होता है, यानी अब लोगों को अपनी जान बचानी होती है। बच्चों स्क्रीन पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, अगर देखिए बाढ़ की स्थिति है, ऐसे में अगर घर किसी का पूरा डूब जाएगा तो बच्चों वह वहाँ पर कैसे रह पाएगा। और लंबे समय तक अगर पानी वहाँ रुका रहा, बाढ़ की स्थिति बनी रही, कभी कभी कई दिनों तक, कभी कभी महीनों तक ऐसी स्थिति बनी रहती है, तो ऐसे में बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में किसी तरह से लोगों की जान बचाना सबसे पहले वही प्राथमिकता होती है, लोगों की जान
बचाया जाए और किस तरह से उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। तो इस तरह से जो आपदा प्रबंधन की टीम होती है बच्चों, जिस बच्चों रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, यानी किस तरह से लोगों को बचाया जाए और इस तरह से लोगों को बचाने का कार्य बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर किया जाता है। इस तरह की आपदाएं आ जाती हैं तो इससे हमने कहा कि जन धन की हानि भी होती है, बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान होता है और इस जन धन दोनों की हानि होती है। अतः पुनर्वसन की समस्या भी महत्वपूर्ण बन जाती है। और बच्चों ऐसे अगर बात करें बड़े पैमाने पर, किसी क्षेत्र विशेष में बच्चों बड़े पैमाने पर अगर बाढ़ आ गई, इस वहाँ के लोग बड़े पैमाने पर क्या होंगे, ये उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाएंगे जहाँ सुरक्षित होगा। और ऐसे में क्या होगा, ये बच्चों पुनर्वसन अर्थात उनको किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य अर्थात दवा की व्यवस्था, तमाम जो है जिस बच्चों उनकी देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। यानी ऐसे में पुनर्वसन की समस्या महत्वपूर्ण हो जाती है कि उन्हें किस तरह से व्यवस्थित किया जाए। आपदा का सुव्यवस्थित व नियोजन पद्धति से मुकाबला करने की पद्धति को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। यस बच्चों, तो आपदा प्रबंधन आपदा का सुव्यवस्थित व नियोजित पद्धति से मुकाबला करने की पद्धति को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जिस पूछा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, तो आपदा का सुव्यवस्थित यानी जो आपदा अर्थात जो मुसीबत, जो परेशानियां, चाहे हम बाढ़ की बात करें, आग की बात करें, भूकंप की बात करें, ये सब क्या है, ये आपदा ही है। तो ये ऐसी अगर आपदा आ जाती है तो ऐसी आपदा का सुव्यवस्थित व नियोजित पद्धति यानी बच्चों उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में बच्चों यहाँ पर जैसे इस क्षेत्र किसी क्षेत्र विशेष में बाढ़ आ गई है, तो ये जो संबंधित अधिकारी हैं बच्चों, वो फिर देखते हैं कि कितने क्षेत्र विशेष में बाढ़ आई है, इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और उनको किस तरह से, कितने लोगों को किस तरह से उनको कैसे बचाया जाए, उसमें जानवर वगैरह कितने हैं, लोगों का किस तरह से उनको उनके जान माल को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है और बड़े पैमाने पर नियोजन करना पड़ता है। और उसके बाद बच्चों उस नियोजन को जो प्लानिंग होती है फिर उसको इस बच्चों एक्शन में अर्थात उसे कार्यान्वित किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा काम है आपदा प्रबंधन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बच्चों इस तरह अगर आप न्यूज़ में कभी कभी आप देखते रहते हैं, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जब आती है तो वहाँ पर जो ऑपरेशंस होते हैं, जिस बच्चों यानी ऑपरेशन का मतलब वहाँ पर जो गतिविधियाँ की जाती है वो युद्ध स्तर पर की जाती है और लोगों का किस तरह से जान बचाया जाता है, वो निश्चित रूप से जो आपदा प्रबंधन की जो अगर कहे बच्चों जो व्यवस्थापन की हम बात कर रहे हैं उसमें उसे देखा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपदा का सुव्यवस्थित व नियोजित पद्धति से मुकाबला करने की पद्धति को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। तो ये बच्चों अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखना है। तो आपदा प्रबंधन के लिए कीवर्ड आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपदा होती है, जो भी आपदा आती है, ये सुव्यवस्थित व नियोजित पद्धति से मुकाबला करना, इस मुकाबला करने की पद्धति यही कहलाती है बच्चों आपदा प्रबंधन। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपदा प्रबंधन आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जिस बच्चों आपदा प्रबंधन की ही हम बात आगे कर रहे हैं, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन में संपूर्ण जिला प्रशासन कार्यरत रहता है। जिस बच्चों आपदा प्रबंधन में संपूर्ण जिला प्रशासन कार्यरत रहता है। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहां पर इस तरह अगर बाढ़ की स्थिति जहां पर आती है तो लोगों को किस तरह से खाने के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, राइट। इस तरह से बच्चों जो ऑपरेशंस होते हैं लोगों को बचाने के लिए, इस तरह की जो गतिविधियां की जाती है बड़े पैमाने पर, क्योंकि ऐसे में जब बाढ़ आती है तो लोगों को खाने पीने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो जिस बच्चों उन्हें जो है कि उसमें बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती है, जिस तो पूरे परिवार को जो लोग प्रभावित हैं, तो प्रभावित लोगों को किस तरह से यस उन्हें सबसे पहले भोजन की व्यवस्था, फिर इसके बाद दवा की व्यवस्था, तमाम चीज़ों को उन्हें पहुंचाना पड़ता है। तो आपदा प्रबंधन में संपूर्ण जिला प्रशासन कार्यरत रहता है, ये हमें ध्यान रखना है। तकनीकी विकास के कारण आजकल अनेक आपदाओं का पूर्वानुमान हो भी जाता है। इस बच्चों तो आजकल
बच्चों टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तकनीकी विकास की बात करें, तो आज दुनिया में बच्चों साइंस काफ़ी आगे जा चुका है। और बच्चों ऐसे में कोई इस तरह की अगर आपदाओं की अगर बात करें, जो नैसर्गिक या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसका पूर्वानुमान भी लग जाता है। जैसे अगर बाढ़ आना है या आंधी तूफान की स्थिति है, तो बाढ़ या आंधी तूफान की पूर्व सूचना देने वाली प्रणालियां विकसित हुई हैं। यानी कहीं पर बच्चों बाढ़ आएगी या आंधी तूफान आने वाला है, तो बच्चों उस तरह की स्थिति, यानी यूँ कहें कि हमारे देश में इस तरह की पूर्व सूचना देने वाली प्रणालियाँ विकसित हैं। उससे पता चलता है कि किस तरह से जो लो प्रेशर है, यानी जो वायुदाब है, हवा का दबाव कहाँ पर कम बन रहा है, किस क्षेत्र से जो है कि अगर कहीं साइक्लोन या तूफान या चक्रवात आने वाला है तो किस गति से बढ़ रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक जो है वो कितने समय में कहाँ पहुँचेगा। इस तरह के बच्चों आप समय समय पर सूचना सुनते रहते हैं। तो आखिर में ये सब कैसे किया जाता है? तो बच्चों ये सब तकनीकी विकास के कारण जो है ये जो पूर्वानुमान है वो लगा लिए जाते हैं, और इसी आधार पे ये बताया भी जाता है कि इतने बजकर इतने मिनट के पास जो है यहाँ तक, अगर ये कोई चक्रवात है, तूफान है, तो इस गति से उसकी जो हवाओं की गति है, इस तरह से इतनी वेग है उसका, और इतने समय में यहाँ तक पहुँचने वाला है। तो ये क्या है? ये सब पूर्वानुमान है। तो इस तरह से बच्चों जो प्रणाली है उस तरह की विकसित हुई है। तो ये किसके कारण? तकनीकी विकास के कारण। तो बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। आइए बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ें। तो बच्चों इन प्रणालियों से खतरे की सूचना पहले मिल जाती है, राइट? तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। और बच्चों अगर ऐसी स्थिति आती है जैसे बम विस्फोट, बच्चों कभी इस तरह की स्थितियां बनती हैं, तो बच्चों इस समय ऐसे में भारी नुकसान होता है और लोगों की मदद की जरूरत होती है। तो उसके लिए भी आपदा प्रबंधन कार्य करता है, लोगों को मदद पहुंचाता है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और जानेंगे, हम बात करेंगे लखीना पैटर्न। बच्चों क्या आप जानते हैं बच्चों, महाराष्ट्र में अनेक अधिकारियों ने प्रशासन में सुधार लाने के लिए प्रयोग किए हैं, और बच्चों उनके द्वारा जो किए गए प्रयोग हैं उनसे जो मिलने वाली सेवा है उनमें सुधार हुआ है। परिणामतः प्रशासन के प्रति लोगों की धारणा अच्छी बनी और सकारात्मक बनी है। और बच्चों इस तरह से नागरिकों की प्रतिक्रिया व प्रशासन को मिलने वाले सहयोग में वृद्धि हुई है। बच्चों लखीना पैटर्न की बात करेंगे सबसे पहले। तो लखीना पैटर्न क्या है बच्चों? प्रशासन कार्यक्षम बने, प्रशासन कार्यक्षम बने, नागरिकों को मिलने वाली सार्वजनिक सेवाएं उत्तम और स्तरीय हों, इसके लिए अहमदनगर जिले के, राइट बच्चों अहमदनगर को हम आपको बताएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अहमदनगर। तो अहमदनगर जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अनिल कुमार लखीना, राइट बच्चों ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं जिलाधिकारी, इस तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अनिल कुमार लखीना ने प्रशासन में विविध सुधार किए थे। कहाँ पे बच्चों, किस जिले की बात हो रही है? बच्चों बात हो रही है अहमदनगर की, राइट? तो अहमदनगर जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अनिल कुमार लखीना ने प्रशासन में विविध सुधार किए थे। और बच्चों यहाँ पर बात हो रही है अहमदनगर की, ध्यान रखिए। तो उन्हीं के नाम पर ये लखीना पैटर्न रखा हुआ है। तो बच्चों उन्होंने किस तरह की कार्य पद्धति की? तो कार्य पद्धति का प्रमाणीकरण, लोगों को आसान भाषा में नियम समझाना, इस तरह से बच्चों आदि प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। लोगों के विविध कार्य एक ही छत के नीचे हो, इसलिए उन्होंने एक खिड़की योजना शुरू की। तो बच्चों यहाँ पर लखीना पैटर्न की बात हो रही, लोगों के काम, लोगों को ढेर सारे जो कार्य है एक ही खिड़की अर्थात एक ही जगह पर जो है उनके कार्य सभी काम हो जाए, इस तरह से एक खिड़की जो योजना है वो यानी जो विविध कार्य हैं वो एक ही छत के नीचे हो, इसलिए एक खिड़की योजना शुरू की। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं लखीना पैटर्न की। यस बच्चों, तो उन्हीं को लखीना पैटर्न कहा जाता है। बच्चों ये हमें ध्यान रखना है, राइट? तो चलिए बच्चों इसकी भी जानकारी ले लीजिए। आइए बच्चों कुछ और जानकारी हम ले लेते हैं। यस बच्चों, क्या आप जानते हैं, यानी हम इसी क्रम में और देखें तो हम बात करेंगे दलवी पैटर्न की। तो आइए बच्चों हम जान लेते हैं दलवी पैटर्न क्या है। पुणे जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री चंद्रकांत दलवी द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों को दलवी पैटर्न कहा जाता है। तो किस जिले की बात हो रही है बच्चों? पुणे जिले की बात हो रही है। तो पुणे जिले कहाँ है महाराष्ट्र में?
यहाँ पे है बच्चों, ये तीर के निशान के द्वारा आप देख रहे हैं, तो ये पुणे जिले आपको दिखाई दे रहा है। तो पुणे जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी जिस बच्चों कौन थे? श्री चंद्रकांत दलवी। तो श्री चंद्रकांत दलवी द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों को दलवी पैटर्न कहा जाता है। तो बच्चों इन्होंने क्या किया था, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। टेबल पर कागजों और फाइलों के ढेर न लगने देना। तो बच्चों दलवी पैटर्न में क्या कहा गया कि टेबल पर कागजों और फाइलों के ढेर न लगने देना, किसी भी काम का निपटारा उसी दिन करना व निर्णय लेने में गतिशीलता लाना ही उनके सुधार का प्रमुख उद्देश्य था। तो दलवी पैटर्न में बच्चों आपने देखा इन्होंने क्या रखा कि टेबल पर कागज और फाइल के ढेर नहीं रहने चाहिए। कोई भी किसी भी कार्य का निपटारा उसी दिन, किसी भी काम का निपटारा उसी दिन करना व निर्णय लेने में गतिशीलता लाना ही उनके सुधार का प्रमुख उद्देश्य था। तो पुणे के जो तत्कालीन जिलाधिकारी श्री चंद्रकांत दलवी थे बच्चों, उन्होंने इस तरह का कार्य किया और इसीलिए दलवी पैटर्न, उन्हीं के नाम पर ये दलवी पैटर्न रखा गया। और बच्चों यह पैटर्न जीरो पेंडेंसी यानी शून्य विलंब नाम से जाना जाता है। जीरो पेंडेंसी यानी कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, जीरो पेंडिंग, इस तरह का उनका पैटर्न था। तो यह पैटर्न जीरो पेंडेंसी नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों इस व्यवस्था से निर्णय में होने वाले विलंब पर रोक लगी। इस पैटर्न से प्रशासन में गति आने लगी। तो चलिए बच्चों हम बात कर रहे हैं दलवी पैटर्न की। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों क्या आप जानते हैं, आइए एक और पैटर्न की बात कर लेते हैं बच्चों, चहांदे पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो बच्चों नासिक के तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजय चहांदे द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों को चहांदे पैटर्न के नाम से जाना जाता है। तो कौन से जिले की बात हो रही बच्चों? नासिक की। तो नासिक के तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजय चहांदे द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों को चहांदे पैटर्न के नाम से जाना जाता है। तो आइए बच्चों हम जान लेते हैं कि आखिर में इन्होंने क्या किया था अपने पैटर्न में। तो बच्चों प्रशासन व सामान्य लोगों के बीच की दूरी कम हो, लोगों के प्रति प्रशासन का उत्तरदायित्व बढ़े, जनता के सहयोग से विकास कार्य की प्रधानता तय की जाए, इसके लिए ग्रामस्थ दिन योजना प्रारंभ किया गया। तो बच्चों आपने देखा कि प्रशासन और सामान्य लोगों के बीच की दूरी कम हो, इस पर चहांदे पैटर्न में आपने देखा कि कितना बल दिया गया है। जनता के सहयोग से विकास कार्य की प्रधानता तय की जाए, इसके लिए ग्रामस्थ दिन योजना की शुरुआत की गई। राइट, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों अगर हम बात करें, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी निश्चित दिन पर गांव में जाकर लोगों से वार्तालाप करें और उनकी समस्याएं दूर करने के प्रयास करें। इसके लिए ग्रामस्थ दिन की योजना की शुरुआत की गई। राइट, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं बच्चों चहांदे पैटर्न की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद कर रहे हैं बच्चों कि पार्ट 2 यानी बच्चों पार्ट 2 आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यानी जिला प्रशासन बच्चों इस पार्ट को हमने 2 भागों में देखा और बच्चों पहला भाग हम पढ़ चुके हैं, आज दूसरा भाग हमने देखा जिसमें हमने आपदा प्रबंधन विस्तार से देखा। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि इस पाठ को, पूरे पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया। तो आइए बच्चों थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं इसी पर, आज जो हमने पार्ट 2 में पढ़ा है। चलिए अभ्यास कर लेते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन आएगा, आपको देखना है कि यह कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके बताना है। तो पहला कथन है बच्चों, बाढ़, आग, चक्रवात, बादलों का फटना, ओलावृष्टि, भूकंप, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ दंगे फसाद, बांध का टूटना, बम विस्फोट, संक्रामक रोग जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या ये कथन सत्य है बच्चों? बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी विस्तार से, आपको याद आ रहा होगा। तो तमाम विद्यार्थियों ने अपना उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कर लीजिए। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। यानी बाढ़, आग, चक्रवात, बादलों का फटना, ओलावृष्टि, भूकंप, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ दंगे फसाद, बांध का टूटना, बम विस्फोट, संक्रामक रोग जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। आइए बच्चों अगला कथन देख लेते हैं। तो अगला कथन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, आपदा का सुव्यवस्थित व नियोजित पद्धति से मुकाबला करने की पद्धति को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। तो बच्चों हमने काफी फोकस किया था जब हम
बच्चों पाठ का अध्ययन कर रहे थे, तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा। तो बताइए बच्चों, ये कथन सत्य है या असत्य? आपदा का सुव्यवस्थित व नियोजित पद्धति से मुकाबला करने की पद्धति को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। तो क्या एक कथन सत्य है? तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कर लीजिए। तो बच्चों ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। आपदा का सुव्यवस्थित व नियोजित पद्धति से मुकाबला करने की पद्धति को आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगला कथन ध्यान से देखिए बच्चों। चलिए अंतिम कथन है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखिए। आजकल अनेक आपदाओं जैसे बाढ़, आंधी तूफान की पूर्व सूचना देने वाली कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं है। तो बच्चों याद कीजिए, हमने विस्तार से इसकी चर्चा की थी। तो क्या कथन सत्य है? आजकल अनेक आपदाओं जैसे बाढ़ या आंधी तूफान, इस तरह की ये बाढ़ आदि तूफान की पूर्व सूचना देने वाली कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं है। क्या कथन सत्य है? तमाम विद्यार्थियों को क्लिक कर गया होगा, याद आ गया होगा, तो बच्चों ने उत्तर भी दे दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर चेक कर लीजिए, टैली कर लीजिए। क्या कथन सत्य है? नहीं, बिल्कुल असत्य है। तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा कि आजकल अनेक आपदाओं जैसे बाढ़, आंधी तूफान की पूर्व सूचना देने वाली कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं है। यह कथन असत्य है। तो बच्चों ऊपर लिखा है कि यदि कथन असत्य हो तो क्या करना है? उसे सत्य करके लिखना है। तो इस असत्य कथन को सत्य करना है बच्चों, आपने पढ़ा भी है। तो आप किस तरह से लिखेंगे? चलिए तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा। इसमें क्या लिखा गया है? कहा गया है कि आजकल अनेक आपदाओं जैसे बाढ़, आंधी तूफान की पूर्व सूचना देने वाली कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो इसको सत्य करके लिखेंगे बच्चों। आजकल अनेक आपदाओं जैसे बाढ़, आंधी तूफान की पूर्व सूचना देने वाली प्रणालियां विकसित हुई हैं। इस बच्चों हमने टेक्नोलॉजी की बात की थी, तकनीकी विकास की बात करी जो कि आजकल उपलब्ध है। इस बच्चों तो इस तरह से बच्चों आपको इस कथन को सुधार करके लिख देना है, यानी पूर्व सूचना देने वाली प्रणालियां विकसित हुई है। इस बच्चों इस तरह से कथन को यहाँ पर जो लिखा है कि पूर्व सूचना देने वाली कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं है, तो ये असत्य है बच्चों। आपको लिखना है कि आजकल अनेक आपदाओं जैसे बाढ़ आदि तूफान की पूर्व सूचना देने वाली प्रणालियां विकसित हुई हैं। इस बच्चों इसकी चर्चा हम पाठ में विस्तार से कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं इस पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया है। बच्चों आपको एक बार फिर से याद दिलाएं, अगर इसका भाग 1 आपने नहीं पढ़ा है तो आप भाग 1 जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि यह पाठ जिला प्रशासन 2 भागों में है। दोनों भाग अच्छी तरह पढ़ लेंगे बच्चों, आप पाठ को पूरी तरह से समझ लेंगे। तो बच्चों बृहन महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।